नंबर 1 ने कई बार रुलाया प्यारे बच्चों, तो कई बार हंसाया हमें, ठीक है ना। लेकिन आज होने वाला चैप्टर 1 का पूरा समाप्त, यानी कि आप कह सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं और एक आध सब्जेक्टिव भी आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं और कभी कभी एक एक सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, इस चैप्टर का आज हम लोग करने वाले हैं समापन प्यारे बच्चों। और जल्दी से आप लोग हो जाइए लाइव, और क्योंकि आज होने वाला है प्यारे बच्चों लाइव टेस्ट, चैप्टर नंबर 1 का लाइव टेस्ट होने वाला है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। बहुत बार मुझे रुलाया इस चैप्टर ने प्यारे बच्चों, लेकिन आज होने वाला लाइव टेस्ट। आप सभी लोग आ जाइए लाइव में और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, और जैसे ही 500 बच्चे जुड़ते हैं हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। लाइव टेस्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। कहते हैं कि रात को जगने वाला हर कोई आशिक नहीं होता, है कि नहीं मेरे बच्चे। रात को जगने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। क्या पता कोई अपने सपने को पूरा कर रहा हो, क्या पता कोई अपने सपनों को पूरा कर रहा हो। तो मेरे प्यारे से श्रेणियों, आप सभी लोग वैसे ही हो, अपने सपने को पूरा करने वाले हो, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। और कहते हैं आज का मोटिवेशन, ध्यान से सुनना, आज का मोटिवेशन है बच्चों, हार एक सबक है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। अगर कभी एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो मायूस मत होना, क्योंकि कहते हैं हार एक सबक है बच्चों जो खुद को सुधारने का मौका देती है। अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो बच्चों ये मत समझना कि हम हार गए। क्या तुम हार गए क्या? नहीं, बस ये समझना कि हार एक सबक है और ये खुद को सीखने का एक मौका देती है। तो हो जाइए तैयार मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स। कितने क्वेश्चंस हैं गुरुजी मेरे? तो क्वेश्चंस टोटल आज देखेंगे आप सभी लोग लगभग 45 क्वेश्चंस हैं बच्चों, लगभग 45 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। और इसके क्वेश्चंस बैंक में अगर आप देखोगे तो लगभग 19 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो 19 क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन का शानदार जवाब आप लोग देने वाले हो। क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। अपने दोस्तों में क्या आपने शेयर कर दिया? क्या आपने लाइक कर दिया? यस सर। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब वगैरह हो गया? यस। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। आज वादा करो गुरुजी, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। बोलो, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, क्योंकि आज होने वाला है महामुकाबला बच्चों, महामुकाबला। या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। कमेंट्स पढ़ते पढ़ते प्यारे बच्चों आज मुझे लग रहा है कि मैं थक जाऊंगा कमेंट्स पढ़ते पढ़ते, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि नेपोलियन संहिता। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? कहते हैं गुरुजी श्री गणेश करना, मतलब शुभ आरंभ करना। बच्चों 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं बच्चों की फ्रांस में किस, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश की हुई थी? कमेंट बॉक्स में यस गुरुजी मेरे थोड़ा सा कम कर दीजिए, यस यस। तो वियना कांग्रेस के द्वारा प्यारे बच्चों बुर्बो वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस में जब क्रांति हुई थी बच्चों, याद कीजिए, इसका मुख्य कारण क्या था? बताओ। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण याद कीजिए, चार्ल्स एक्स बच्चों, चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम कैसा शासक था? चार्ल्स दसम कैसा शासक था गुरुजी? वह एक निरंकुश शासन है ना, निरंकुश शासन था वहां पर, इसलिए वहां पर फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर आता है चौथा नंबर, कहते हैं कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेरे लाडलों किसे बनाया गया था? याद कीजिए, जब नेपोलियन युग की शुरुआत ना खत्म हुआ बच्चों, जब नेपोलियन युग खत्म हुआ, 1814 ईस्वी में नेपोलियन खत्म हो गया, तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। और बताइए कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गुरुजी मेरे सबको याद है कि मेटरनिक को वियना सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। मेटरनिक को प्यारे बच्चों वियना सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। हर किसी को याद है, कोई नहीं भूल सकता मेटरनिक को बच्चों। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक बच्चों ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का था बच्चों? मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बच्चे को पता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था पता है आपको? 1815 ईस्वी में मेटरनिक व्यवस्था आया था बच्चों, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का बस यही उद्देश्य था कि जिसे नेपोलियन ने खराब किया था, जिसे नेपोलियन ने खराब किया था बच्चों, यानी कि पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, यानी कि जिसे नेपोलियन के शासन व्यवस्था ने खराब किया था उसी को ठीक करना काम था किसका? मेटरनिक का, यानी कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 है बच्चों की मेटरनिक कौन था? हु इज मेटरनिक, है ना, हु वाज मेटरनिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, मेटरनिक कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट। बच्चों मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है बच्चों, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है,
किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये कथन कहने वाले महान व्यक्ति का नाम क्या था? बच्चों, महान तो नहीं कह सकते लेकिन व्यक्ति था मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस में अगर कोई भी क्रांति होती है तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ता है, पूरे यूरोप में पड़ता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? ये क्वेश्चन बच्चों इतने इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, फिर भी मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को दूं या नहीं दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेपोलियन कोड में कुल 5 है, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाए हैं बच्चों उसको हम कह देते हैं हम नहीं पढ़ाए। अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बच्चों 4 दिनों से तो हम महादेश ही पढ़ रहे हैं, 4 दिनों से तो हम यही पढ़ रहे हैं कि इटली और जर्मनी किस महादेश में आते हैं। तो बच्चों इटली और जर्मनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह अभी हम यूरोप चल रहा है। क्या चल रहा है? यूरोप। और यूरोप में है बच्चों इटली और जर्मनी यूरोप में है बच्चों। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात ही करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मारियान बच्चों, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, माफ कीजिएगा, कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सॉरी बच्चों, सॉरी नहीं पढ़ाया है। लेकिन ये फ्रांस का प्रतीक है। इसका फ्रांस का। मारियान कहां का प्रतीक है बच्चों? फ्रांस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्रांस का। मैंने नहीं पढ़ा था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ है? ये पहला लाइन है किताब का। अगर पहला लाइन पढ़ोगे ना, 2 4 5 लाइन के बाद पढ़ोगे तो बच्चों राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो बच्चों राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म बच्चों पुनर्जागरण काल से माना जाता है। पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। किस काल से बताओ? पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है राष्ट्रवादी अवधारणा का जन्म। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों वियना कांग्रेस कब हुआ था? अगर 2023 में पेपर हो रहा है और ये क्वेश्चन 2023 में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता बच्चों कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, बस अच्छे से जाके टिक मार देना। क्या मार देना मेरा बच्चा? टिक मार देना। कहते हैं कि वियना कांग्रेस कब हुआ था बच्चों? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। एक एक बच्चे को याद है, दिमाग में घुस गया है क्वेश्चन। कहते हैं बच्चों कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? 1830 के बाद बच्चों फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो बच्चों 1830 के बाद फ्रांस में निरंकुश तो होगा नहीं, क्योंकि इसी के कारण से तो ये क्रांति हुई। तो बच्चों गणराज्य तो होगा नहीं, संवैधानिक क्या होगा? संवैधानिक राजतंत्र बच्चों। क्या होगा? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था बच्चों, यंग इटली और यंग यूरोप। पहला मैंने बताया यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। यंग यूरोप का स्थापना बताइए कौन है ना, संस्थापक कौन है बच्चों? यंग इटली आपने पढ़ा था 1831 ईस्वी में और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप। दोनों के संस्थापक कौन थे? मेजनी। दोनों के संस्थापक कौन थे बच्चों? मेजनी। तो क्वेश्चन है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, मेजनी। 100% क्वेश्चन सही होगा आपका। क्वेश्चन है बच्चों कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था इटली में 4 व्यक्ति को, मेजनी को, काउंट काबुल को, और पढ़ा था गेरीबाल्डी को, और पढ़ा था बच्चों विक्टर इमैनुएल को। आपको यह बताना है कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था। तो बच्चों इटली के एकीकरण का जो मसीहा कहा जाता है वो मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपको 100% सही बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मैंने आपको बताया था बच्चों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कल की क्लास करने वाले हर बच्चे को पता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मैंने आपको बताया था बच्चों एक संगठन है, कार्बोनारी नाम है इसका। क्या नाम है? कार्बोनारी, है ना, नाम है बच्चों इसका कार्बोनारी। कार्बोनारी बच्चों कैसा संगठन है? तो यह एक गुप्त संगठन है। यह कैसा गुप्त संगठन था जिसका बच्चों जिसकी स्थापना समाजवादियों ने की थी। गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना समाजवादियों ने की थी। किसने? सॉरी, राष्ट्रवादियों ने ना,
राष्ट्रवादियों ने की थी, शायद राष्ट्रवादियों ने की थी। और बच्चों इसी से संबंधित है, नाम है इसका मेजनी। मेजनी का संबंध किससे था बच्चों? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से। अगर पूछा जाए लाल कुर्ती का संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों कि लाल कुर्ती का संबंध किससे है, तो बच्चों लाल कुर्ती का संबंध किससे, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। यस गुरुजी मेरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने दोस्तों को सब लोग शेयर कीजिए, सबको बुला लीजिए इस महा टेस्ट में और बताइए कि लाल कुर्ती का संबंध गेरीबाल्डी से है। किससे है? गेरीबाल्डी से है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कहते हैं किसने अपनी कूटनीति के बल पर, ध्यान दीजिएगा, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? बताओ, संपूर्ण यूरोप की समस्या किसने बनाया था? अपनी कूटनीति के बल पर बच्चों, अपनी कूटनीति के बल पर। याद कीजिए काउंट काबूर को, याद कीजिए बच्चों काउंट काबूर को। काउंट काबूर क्या कहे थे इन्होंने बच्चों? काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर काउंट काबूर ने बच्चों इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बता दिया था। इन्होंने बताया था कि ऑस्ट्रिया जो इटली के बीच में आकर के बाधा डाल रहा है, यह गैर कानूनी है। ये बात बच्चों काउंट काबूर के थे, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि काउंट काबूर भी एक कूटनीतिज्ञ थे। काउंट काबूर भी क्या थे? एक कूटनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से होगा, काउंट काबूर। बच्चों एग्जाम में ये आता है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था? तो बच्चों इन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था, है ना बच्चों। इटली का प्रधानमंत्री बनाया था काउंट काबूर को। अगला आता है बच्चों कि गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गेरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। आपको लगता होगा सर इतना आसान आएगा, पक्का आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा गया है कि यंग इटली के संस्थापन, है ना, यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली के संस्थापक, क्या लिखा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो बच्चों यंग इटली का संस्थापक आपको बताना है। हमने बताया यंग इटली पूछे या यंग यूरोप, दोनों की स्थापना मेजनी ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कब क्या था बच्चों, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो 1831 में, 1831 में इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा 1831 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों की लाल कुर्ती का गठन, लाल कुर्ती बच्चों, कुर्ती होना चाहिए यहाँ पर, कुर्ती, हाँ, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आया ना? यस सर, पक्का आया ना? यस, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। 100% फुल्ली कमेंट्स होना चाहिए, बहुत स्पीड में। क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो बच्चों ये होगा आपका गेरीबाल्डी ने। किसने किया था? गेरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, गेरीबाल्डी ने किया था, गेरीबाल्डी ने किया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, गेरीबाल्डी बच्चों इटली के किस हिस्से का एकीकरण करना चाहता था? इटली के किस हिस्से का एकीकरण करना चाहता था? तो बच्चों यह दक्षिणी इटली, कौन सा? दक्षिणी इटली। यह बच्चों दक्षिणी इटली के राज्यों को जोड़ना चाहता था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों की काबूर कौन था? बहुत मस्त क्वेश्चन है कि काबूर कौन था। काबूर कौन था? हो सकता है कि आप एक बार में नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन को, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा सर, है ना बच्चों। क्या लिखा गया है कि काबूर कौन था? जर्मनी का राजा? नहीं बच्चों, काबूर को राजा नहीं बनाया गया था, काबूर को राजा नहीं बनाया गया था, काबूर को इटली का प्रधानमंत्री बनाया गया था बच्चों, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसने बनाया था? विक्टर इमैनुअल ने। विक्टर इमैनुअल ने इसे प्रधानमंत्री बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा बताइए 20 तक कैसा रहा आपका सफर? 20 तक बच्चों आपका सफर कैसा रहा? 20 तक का आपका जो सफर है बच्चों, जर्नी कैसा रहा? बताओ, सफर कैसा रहा? 20 क्वेश्चन तक आप लोगों ने जो किया बच्चों, आपने जो मेहनत किया, बताओ आपका सफर कैसा रहा? वेरी गुड सर जी, बहुत अच्छा रहा। बच्चों देखो, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। अगर एक आध क्वेश्चन गलत भी हो गया तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे बच्चों, ठीक है। टाइम हम आपका वेस्ट करने नहीं आए हैं। क्वेश्चन है बच्चों की फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, पर क्वेश्चन लाजवाब है इसलिए मैं लेकर आया हूं कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? है बुक में बच्चों, बुक में है, लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन बच्चों मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। याद रखिएगा, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था बच्चों, फिर भी मैं लेकर आया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कार्बोनरी की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बच्चों की कार्बोनरी एक गुप्त दल था। कार्बोनरी एक गुप्त दल था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर हम जिस चीज को नहीं जानते हम उसको सीखेंगे, हम नहीं जानते तो बच्चों सीखेंगे। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नहीं जानते हैं तो सीखेंगे, अगली बार से गलती नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन है बच्चों की गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको कि 2011 से लेकर के 23 है ना 22 तक में ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है बच्चों कि गेरीबाल्डी पेशे से क्या थे। आप हर बार यही बोलते हो कि गेरीबाल्डी एक नाविक थे।
ऑप्शन नंबर डी बच्चों, गेरिबाल्डी क्या थे? एक नाविक थे। गेरिबाल्डी क्या थे बच्चों? नाविक थे। अच्छा ये बताओ, इन्होंने बच्चों रोम पर कब आक्रमण किया था? इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बच्चों। 1862 में इन्होंने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ये बताओ 1862 में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बच्चों दुर्भाग्यवश 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई थी। याद रखिएगा। इटली का एकीकरण कब हुआ बच्चों? इटली का एकीकरण हुआ 1871 में। इटली का एकीकरण हुआ 1871 में। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों है ना जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो वो भी हुआ 1871 में। अगर आपसे पूछा जाए सेडान का युद्ध कब हुआ, है ना, सेडान का युद्ध हुआ 1870 में। 1870 में सेडान का युद्ध हुआ बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए है ना कि सीडान है ना सेडोवो का युद्ध कब हुआ? सेडोवो का, है ना, सेडोवो, ठीक है ना, सेडोवो, सेडोवो है ना, सेडोवो का, है ना, सेडोवो का, है ना, सेडोवो का, सेडोवा ऐसे कुछ है ना। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो 1866 में। 1866 में। पूछे बच्चों क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? क्रीमिया का युद्ध तो 1853 से 54, 53 से 54 के बीच में क्रीमिया का युद्ध हुआ। पूछे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? पूछे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। गीजो को प्रधानमंत्री कब बनाया गया? 1840 में। 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब हुआ? 1806 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब हुआ? 1806 में। 1806 में जर्मन राइन राज्य का निर्माण हुआ। पूछे बच्चों की नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में। 1804 में। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 में। 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ। बच्चों नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 में। अगर पूछे बच्चों मेटरनिक युग का है ना समाप्त कब हुआ? तो मेटरनिक युग समाप्त हुआ 1848 में। 1848 में मेटरनिक युग समाप्त हो गया। तो ये है बच्चों, आप ऐसे रिवीजन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो मेरा बच्चा आपको मैंने बताया प्रधानमंत्री। क्या बना था? प्रधानमंत्री इटली का। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है बच्चों जिसका संबंध इटली से नहीं है? बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध इटली से नहीं है? तो आपने पढ़ा बच्चों बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ थे। अगर पूछा जाए बच्चों बिस्मार्क का संबंध किससे है, तो बिस्मार्क का संबंध बच्चों जर्मनी से है। किससे है? जर्मनी से। और आपसे पूछा जाए बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित थे, तो बिस्मार्क बच्चों हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। अच्छा हेगेल क्या था? हेगेल एक दार्शनिक थे। हेगेल क्या थे बच्चों? हेगेल एक दार्शनिक थे। याद रखिएगा, याद रहेगा। यस सर। तो बच्चों इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क की कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों की जालबेरिन एक संस्था है ना। क्या लिखा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? बच्चों देखिए जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? आपको मैंने कल एक लाइन पढ़ा था बच्चों, वहां लिखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, वहां लिखा था नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रसा की मदद से, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रसा की मदद से जर्मनी में बच्चों 1806 में जालबेराइन की स्थापना की थी। किसी प्रसा की मदद से। प्रसा तो बच्चों याद रखेंगे प्रसा। किसने? प्रसा। ऑप्शन नंबर ए प्रसा आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? प्रसा बच्चों। सही ना? ठीक है ना? आंसर क्या होगा? प्रसा। प्रसा आंसर होगा बच्चों, प्रसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 26 आता है कि सिडान। क्या लिखा है बच्चों? सिडान का युद्ध। ध्यान रखिए क्या लिखा है कि सिडान बच्चों, सिडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? एकदम खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, सिडान का युद्ध। ठीक है ना? बड़ा कंफ्यूजन होता है सिडान और सिडाना। सिडान पूछा है। सिडान का युद्ध बच्चों प्रसा और फ्रांस के बीच, प्रसा और फ्रांस है ना, प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सिडान में, तो इसको हम एक बार क्लियर करा देंगे बच्चों, टेंशन मत लो, हम देख करके। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बताओ बिस्मार्क जो था बच्चों किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बच्चों बिस्मार्क जो था वह हीगेल से। किससे प्रभावित था? मैंने बोला था ना कि वह हीगेल के विचार से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। हीगेल से। हीगेल क्या थे बच्चों? एक दार्शनिक थे। हीगेल क्या थे? दार्शनिक थे। आप बिल्कुल नॉर्मल से पढ़ते रहिए, आराम से हर चीज होगा, हम है तो। अगला क्वेश्चन है बच्चों की इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में कौन सा देश विरुद्ध में था? क्वेश्चन है बच्चों की जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा देश था? निम्न में से कौन सा देश था जो इटली और जर्मनी दोनों के विरोध में था? तो बच्चों वह देश था ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एकदम विरोध में था। क्वेश्चन नंबर आता है 29 की नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? बहुत मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो बच्चों नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की, जर्मन राइन राज्य, पता है आपको, राइन संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइन संघ की स्थापना की थी। राइन संघ की स्थापना पूछे कब की थी? तो 1806 में।
कब की थी बताओ? 1806 में, 1806 में। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन है कि बच्चों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखिएगा सेडान, है ना, सेडान, है ना, सेडान होना चाहिए ना, सेडान युद्ध के बाद, सेडान होना चाहिए, पर सेडान लिख दिया बच्चों, सेडान, है ना। तो सेडान युद्ध के बाद, सेडान युद्ध के बाद बच्चों जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था सेडान युद्ध के बाद, सेडान युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जर्मनिया क्या है? ध्यान देखिएगा, जर्मनिया क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जर्मनिया क्या है। आप यहां पर देख करके बता सकते हैं जर्मनिया क्या है। तो बच्चों ऑप्शन है ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, गलत बात है, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मनिया कहलाता है। जर्मन राष्ट्र का जो प्रतीक है उसे हम जर्मनिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बच्चों कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हो गया? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हो गया? आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। अगर आप देख रहे हैं लाइव में 800 बच्चे, 750 लाइव है ना, तो लाइक की संख्या बच्चों कम से कम जितने लोग लाइव हैं उतना लाइक संख्या होनी चाहिए। कहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया? तो बच्चों 1871 में, 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी, बताओ किसकी बच्चों? जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? तो बच्चों मैंने बताया था कि जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? व्यापारियों की, है ना। कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की एक संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि बिस्मार्क क्या थे, है ना, बिस्मार्क क्या थे? ये क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा गया है, भर भर के एग्जाम में पूछा गया है कि बिस्मार्क क्या थे, बिस्मार्क क्या थे? ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है। तो बच्चों बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे, क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। और बिस्मार्क ने बच्चों एक नीति अपनाई थी, बताओ कौन सा? रक्त एवं लोह, रक्त व लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क किससे विचार, है ना, किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। और प्यारे बच्चों बिस्मार्क ने किसके एकीकरण में योगदान दिया है? तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है बिस्मार्क ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि हीगेल कौन था? देखो आ गया ना क्वेश्चन, आ गया ना क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि हीगेल कौन था। और पूछा गया है बच्चों, दौरा दौरा के ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीगेल कौन था, दौरा दौरा के पूछा गया है। तो भाई साहब एक दार्शनिक था। जब आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे ना तो पेपर में क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध बच्चों सेडान में हुआ था। कहाँ था? सेडान में, सेडान में फ्रांस और प्रसा, है ना, सेडान में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 में। और बच्चों इसी युद्ध के बाद इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसी युद्ध के बाद किसका एकीकरण हुआ बताओ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ बच्चों? एकीकरण हुआ 1871 में। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था बिस्मार्क। कौन था बच्चों? बिस्मार्क। एक चीज को जितनी बार बोलोगे उतना याद होगा, जितनी बार बोलोगे उतना याद होगा। यस सर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? अगर संधि पूछे, युद्ध पूछे तो दूसरा है, संधि पूछे तो दूसरा है। बताइए किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा? तो बच्चों संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ बच्चों? पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बच्चों? 1871 में। इसीलिए कहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण भी कब हुआ? तो बच्चों जर्मनी का एकीकरण भी हुआ 1871 में। अगर पूछे संधि, याद रखिएगा, अगर पूछे बच्चों किस युद्ध का, अगर पूछे युद्ध, ध्यान दीजिएगा, किस युद्ध के बाद हुआ, तो युद्ध पूछेगा बच्चों, तो युद्ध बताना है क्या? सेडान का युद्ध, युद्ध बताना है सेडान का। और पूछे कौन सा संधि बच्चों? संधि मतलब मित्रता, यानी कि ना, यानी कि बातचीत बच्चों, मेल भाव। तो संधि पूछे तो संधि बताना है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि। ये 1870 में हुआ था और ये 1871 में हुआ था। चलो याद करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कहते हैं बच्चों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन भी एकदम भर भर के पूछा जाता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण बच्चों किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, है ना। एक बच्चा कमेंट करा सर संस्कृत करा दो। संस्कृत और हिंदी इतने पढ़ाएंगे ना बच्चों कि आप कहोगे सर कितना पढ़ाते हो। ठीक है, बस रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। अगला क्वेश्चन आता है कि, है ना, रक्त और लोह। क्वेश्चन है बच्चों की रक्त एवं लोह, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया?
रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बच्चों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, मैंने बताया था ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन में आता है बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताओ। यह क्वेश्चन बच्चों रात में अगर आंख मूंदकर भी आपसे पूछा जाए, भाई साहब बता दो, तो तुम उठ के तुरंत बता दोगे इसका आंसर क्या होगा, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। 70 में क्या हुआ था? तो सर सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध अगर पूछे 66 में क्या होता तो सेडोवो का युद्ध। सेडोवो का युद्ध, सेडोवो का युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो सेडोवो का युद्ध हुआ था कब बता दो? तो ना क्या होता 1866 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? मुंह बोली क्वेश्चन आ गया, मुंह बोला क्वेश्चन आ गया बच्चों कि सेडान युद्ध कब हुआ था। ठीक है, सेडान युद्ध कब हुआ था? देखो क्वेश्चन बोला और आ गया। तो बच्चों सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था बताओ? प्रमुख वास्तुकार, मेन व्यक्ति कौन था बताओ? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बच्चों ध्यान से देखो, मेन जर्मनी के बारे में बात हो रहा है। मेजनी तो था नहीं, गेरिबाल्डी था नहीं, लेनिन के बारे में भी चर्चा ही नहीं है। हमने लेनिन को पढ़ा है क्या? नहीं, अभी लेनिन को नहीं पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर में लेनिन को पढ़ेंगे। तो बच्चों ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, बिस्मार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों 1871 में कौन सी संधि हुई थी? भाई साहब पढ़ते पढ़ते तो हम 5 दिन से थक गए हैं कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, जल्दी बताओ। गुरुजी मेरे 1871 में जो संधि हुई थी, 1871 में जो संधि हुई थी हम उसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि, वियना कांग्रेस और 1815 वियना कांग्रेस। पेरिस संधि अभी हमने बच्चों आपको नहीं पढ़ाया वो तो याद नहीं है मुझे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना किसी को याद है तो। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जर्मनी, ध्यान रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? मेन व्यक्ति कौन था बच्चों जो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, जिसको जिम्मेदारी लेना था? तो बच्चों आंसर देखो, काउंट काबूर था नहीं, गेरिबाल्डी था नहीं, मेजनी था नहीं। जर्मनी में एक ही व्यक्ति था, वो सिंगल मैन आर्मी बच्चों, बिस्मार्क। जर्मनी के बारे में जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले बिस्मार्क की चर्चा होती है। चलिए तो फटाफट से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 45, 46, 47, 48, 49, 50, बहुत कम क्वेश्चन है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? और हर एक बच्चे के जबान पर रहता है। ऑफलाइन में अगर मैं पूछ लूं बच्चों एक बार कैसे, अगर गलती से पूछ लें कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुरंत ऐसे फेंक के मारता जवाब, ऐसे मारता फेंक के, ठीक है ना। कि सर है ना कि यूरोप का मरीज सर तुर्की को कहते हैं। किसको? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं सर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, बताओ। फेंक कर आंसर मारो बच्चों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो बच्चों वह देश का नाम क्या है? यूनान। यूनान बच्चों, क्या नाम है? यूनान। यूनान का याद रखना, यूनान बच्चों, यूनान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ठीक है, यूनान, ध्यान रखिएगा बच्चों, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाएगा आपको, थोड़ा फंसा सकता है बच्चों कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में बच्चों पराजय हुई थी तुर्की की। किसकी? तुर्की की। तुर्की की, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी तुर्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि 1800, ध्यान रखिएगा, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बच्चों 1829 में एड्रियानोपुल की संधि, जहां तक मुझे याद है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था बच्चों, है ना। आंसर रूस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रूस, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? बच्चों एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। किसके बीच बच्चों? रूस। ए भैया पानी लो तो, पानी, ठीक है ना, रूस होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? रूस, ठीक है ना। शायद मैंने कहीं पर गलती से यूनान बता दिया बच्चों, एक बार ना मैंने कहीं पर ना गलती से यूनान बता दिया, लेकिन रूस इसका आंसर होगा बच्चों, क्या होगा? रूस, क्या होगा? रूस होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों 50, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, यूरोपीय, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहता है? अभी क्वेश्चन बैंक बाकी है, अभी 19 क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में है बच्चों, ठीक है ना। रूस और तुर्की सर, अच्छा ठीक है, रूस और तुर्की होगा ना, हाँ ठीक है, देख लेंगे, ठीक है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो बच्चों यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहते हैं। यूनान के पास ही तो हमारी सभ्यता है। अगला है बच्चों की हंगरी की भाषा क्या है? देखो हमने तो देखा था हंगरी की राजधानी, लेकिन क्वेश्चन में भाषा पूछ लिया है।
आ जाओ बच्चों, ध्यान रखिएगा। हमने आपको पढ़ाया बच्चों कि हंगरी की राजधानी, ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ाया था कि हंगरी की राजधानी बच्चों बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट क्या है? हंगरी की राजधानी है। क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया बच्चों कि हंगरी की भाषा क्या है? मेग्यार बच्चों, मेग्यार हंगरी की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यूरोपीय राष्ट्रवाद, ध्यान देखिएगा, कहते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर होकर किस भारतीय शासक ने जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी? बताओ। कल मैंने पढ़ा था बच्चों कि जेकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? यूरोपीय सभ्यता ना, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो बच्चों जेकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने किया था। कमेंट बॉक्स में बताना कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू 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 मेरे बच्चों, टीपू टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो बच्चों टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक कौन थे बच्चों? टीपू सुल्तान। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे बच्चे कि 50 क्वेश्चंस में से कितना किया? बताओ 50 क्वेश्चंस में से आपने कितना किया? यस सर, 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट था बच्चों, 50 क्वेश्चन, उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक होगा। 50 में से 49 सर, 44, 45 कमाल हो गया बच्चों, कमाल हो गया। इस चैप्टर से, अब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता। अब इस चैप्टर से बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा उम्मीद है, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब हम आपके सामने चलते हैं बच्चों क्वेश्चन बैंक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक ये बताता है कि 2011 से लेकर के 2022 तक में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप लोग वादा करो सर कि क्वेश्चन बैंक में हर क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, पहले वाला ही क्वेश्चन रहेगा। आप वादा करो कि सर 19 में से 19 लाएंगे। बताओ, यस 19 में से 19 लाएंगे, वादा करो। यस सर, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है बच्चों, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन बैंक में आइए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए, मेहताब ये आ कहाँ रहा है? चलिए आ गया बच्चों, ठीक है ना, आ गया, ध्यान रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन बैंक लेकर के आपके सामने। आइए, आपके सामने है क्वेश्चन बैंक। पहला क्वेश्चन बैंक का आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है बच्चों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फर्स्ट क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो मेरे भाई 1871 में जो संधि हुई थी उसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। पहला क्वेश्चन, 20 में से 20 सही करना है जो पूछा गया इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जेनेवा संधि, क्या लिखा है बच्चों? जेनेवा समझौता। याद रखिए ये क्वेश्चन यहाँ का है नहीं बच्चों, यह क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, माफ करना, यह क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ाए हैं। याद कीजिए जेनेवा समझौता मेरे बच्चों, मैंने आपको शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, शायद बच्चों इकोनॉमिक्स से पढ़ाया आपको जेनेवा समझौता, ठीक है ना। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, याद करना। ये क्वेश्चन गलती से यहाँ आ गया था, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड मेरे भाई रुक जाओ। अरे ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? क्वेश्चन बैंक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। अभी तुरंत पढ़े थे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? भाई साहब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 3 बार 4 5 बार हम पढ़ चुके हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी बच्चों 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध प्यारे बच्चों इटली के एकीकरण से नहीं है? बताओ, इटली के एकीकरण से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क कहां पर था? जर्मनी में। बिस्मार्क कहां था? जर्मनी में। इटली में यह क्या करेगा? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध, इटली और जर्मनी के है ना एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? बताओ। यस सर, तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया देश था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको करना है क्वेश्चन बैंक। कहते हैं बच्चों की जर्मनी के, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बच्चों जर्मनी के एकीकरण का मेन व्यक्ति कौन था? तो मेजनी सब तो इटली में था ना, तो आंसर होगा बच्चों बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। गुरुजी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। हमने क्या बोला, पहले वाला ही क्वेश्चन यहाँ पर है, बस उसी को आपको देखना है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बच्चों इसका अवलंबन करने वाले कौन थे, बिस्मार्क थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ना, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। सर एक एक क्वेश्चन याद है सर, एक एक क्वेश्चन सर एकदम मुंह पर याद है, पूछ के देखो तुरंत निकलेगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं मेरा बच्चा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, यंग यूरोप के संस्थापक कौन हैं। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, जल्दी बताओ। यंग यूरोप और यंग है ना, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों पढ़ाए हैं, दोनों के संस्थापक कौन हैं। गुरुजी मेरे यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक कौन है, मेजनी है। कौन है, मेजनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, मेजनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 क्वेश्चन बचा है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक हैं ठीक है ना, टीपू सुल्तान शासक थे, बताओ कहाँ के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। यस यस, बहुत बढ़िया बच्चों, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ। आप बोलोगे सर सेडान, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था और जर्मनी का एकीकरण 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली का एकीकरण भी 1871 में हुआ था। ये सब चीज आपके मुंह में याद है बच्चों। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे, अगर कुछ ना बचे तो यही पूछ लिया जाए कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। भाई साहब फ्री फंड में नंबर मिल रहा है, नाविक थे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जल्दी बताओ। यस यस, बहुत बढ़िया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था, तो आप बोलोगे सर करने वाले कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बता दो। ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। 1806 ईस्वी। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, बताओ। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। आप बोलोगे सर फ्रांस और प्रसा, फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था सर, वो हुआ था सेडान में। ऑप्शन नंबर ए होगा, सेडान में युद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा आता है बच्चों 18। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका योगदान था, बताओ। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। पहला ऑप्शन पढ़ के देखो, मेजनी का था बच्चों, गेरिबाल्डी का बिल्कुल था, काउंट काबूर का बिल्कुल था, ऑप्शन नंबर सभी होगा। इनमें से सभी का योगदान था, ऑप्शन नंबर डी सभी का योगदान था। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताओ। 19वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताओ। मैंने आपको बोला था आप 19 में 19 कर लोगे, बस हौसला रखना। वियना सम्मेलन बच्चों कब हुआ था, 1815 में। 1815 में हुआ था। चलो 19 में से कितने आ गए बताओ। अच्छा 20 भी है, सॉरी बच्चों, जालवेरिन है ना, क्या लिखा है, माफ कीजिए, 20वां नंबर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है बच्चों कि जालवेरिन संबंधित था, जालवेरिन किससे संबंधित था ये बताओ। 20 क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों 19 नहीं 20 है ना। तो जालवेरिन संबंधित किससे था, तो बच्चों यह व्यापारियों से था, व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ 20 में से कितना रहा, 20 में से आपका क्या स्कोर रहा बताओ। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छा किया होगा बच्चों, पूरा अच्छा किया होगा। इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकते आपसे, ठीक है ना। वेरी गुड, हम सर 20 में 20 कर गए सर ठीक है पहला चैप्टर फिनिश हुआ, क्वेश्चंस हमने अच्छे से किए ठीक है बच्चों। देखो मतलब इतना बड़ा मतलब था नहीं चैप्टर जिसको हमने 5 दिन दिया, लेकिन बच्चों हिस्ट्री वगैरह था उतना पढ़ाने में हमको उतना ठीक नहीं लगता था, उतना आता नहीं हमको, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम दिया लेकिन अच्छे से कर लिया। आप सब लोग प्यारे बच्चों जिसका अच्छा स्कोर आया सब लोग लाइक कर लेना। कोई नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल प्यारे बच्चों आपके 10th क्लास के लिए 100% समर्पित चैनल है, 100% समर्पित है, ठीक है। यस यस, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखते हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-4 मिनट हो जाए। यस कर दो एक बार, यस यस गुरुजी मेरे। आ जाओ,
कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों की वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि को बताइए। वियना कांग्रेस से 2 अच्छा काम कौन सा हुआ बताइए। सबसे पहले बच्चों वियना कांग्रेस, क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा गया है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस से 2 अच्छा काम बताओ बच्चों क्या हुआ था। आप मुझे बता दो वियना कांग्रेस से 2 अच्छा काम क्या क्या हुआ था। बच्चों वियना कांग्रेस से 2 अच्छा काम क्या हुआ था, नंबर 1 बताओ। सबसे पहले वियना कांग्रेस से नंबर 1 काम हुआ था बच्चों कि जिसे नेपोलियन ने खराब किया था, जिसे नेपोलियन ने खराब किया था उस व्यवस्था को पुनः ठीक किया गया। तो बच्चों इटली की है ना, माफ करना बच्चों, क्या लिखा मैंने कि है ना, कहा था फ्रांस में ना, माफ करना, क्या लिखा है कि वियना कांग्रेस से 2 अच्छा काम। तो नंबर 1 क्या था बच्चों कि नेपोलियन द्वारा खराब किए गए व्यवस्था को ठीक किया गया। नेपोलियन द्वारा खराब किए गए व्यवस्था को पुनः ठीक किया गया। खराब किए गए व्यवस्था को पुनः ठीक किया गया। व्यवस्था को क्या किया गया बच्चों, पुनः ठीक किया गया, ठीक किया गया, ठीक है ना। और दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा बताइए, नंबर दूसरा क्या हुआ, मेटरनिक को, है ना, मेटरनिक को क्या बनाया गया जल्दी बताओ, मेटरनिक को, है ना। और यहां से है ना, और क्या लिखें, वियना कांग्रेस के द्वारा मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक युग की क्या हो गई, मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, मेटरनिक युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, है ना, मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई। यहां पर 2 चीज लिखना था आपको, 2 चीज लिखना था बच्चों। यहां पर लिखने के लिए बहुत सारी चीज लिखा गया है। कहते हैं कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की, ध्यान रखिए, कहते हैं नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, पहला। दूसरा बच्चों, फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 29 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। आप इतना बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कोई जरूरी नहीं है, आपको जितना समझ में आया था बस उतना ही लिखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इटली तथा जर्मनी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताइए। बताओ बच्चों, क्या ऑस्ट्रिया ने मदद किया है? इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या ऑस्ट्रिया ने मदद किया है या फिर और दिक्कत क्या है? बताओ सर, खराब हो गया। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने मदद किया कि खराब किया है? सर वीडियो क्वालिटी खराब हो गया, खराब किया ना बच्चों, और खराब किया उन्होंने। अरे देखो तो मैं वीडियो क्वालिटी खराब हो गया क्या? अच्छा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, खराब नहीं होगा तो हम पीडीएफ में दे देंगे। अच्छा नहीं दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नहीं दिख रहा, खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं बच्चों, इसका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। चलो पीडीएफ क्या दे देंगे, पीडीएफ बच्चों, है ना, पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लेना, दे देंगे, पढ़ लेना, दे देंगे बच्चों, पढ़ लेना, या तो फिर अगले चैप्टर में जब पढ़ाएंगे तो करा देंगे, पढ़ लेना, ठीक है। दिखा रहा है, साफ दिखा रहा है, बताओ, पीडीएफ दे देंगे बच्चों, पढ़ लेना, ठीक है, बता दो यस सर, ओके कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो, यस। या तो अगली क्लास में जब हम आएंगे बच्चों, जब हम अगली क्लास में जब हम आपको कराएंगे सब्जेक्टिव, जब हम अगली क्लास में सब्जेक्टिव कराएंगे तो इस सब्जेक्टिव को भी जोड़ के करवा देंगे। एक क्वेश्चन आता है, आप ज्यादा हल्ला मत करो, ज्यादा चिल्लाओ मत कि सर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, टेंशन मत लो, हाँ एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, यस। दिख रहा है साहब, क्या दिख रहा है, क्या बताओ, दिख रहा है, पढ़ा दे, नहीं दिख रहा है, वहां तुमको दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है साहब, देखो तो दिख रहा है क्या, दिख रहा है, यस सर, यस यस कर देते, चलो पढ़ा देते हैं, हाँ देखो तो साहब दिख रहा है, यस सर, नो सर, क्या हुआ, दिख रहा है, चलो चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो बच्चों इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ा बाधा था। तो यहां लिखा है बच्चों कि ऑस्ट्रिया
इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। क्या था बच्चों? विरोधी था। ये कभी नहीं चाहता था कि दोनों का एकीकरण हो। इटली में, है ना, इटली में वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मन से ऑस्ट्रिया का भी प्रभाव समाप्त हो गया। बस यही लिखना है बच्चों, इतना ही आपको लिखना है। कोई जरूरी नहीं कि हूबहू यही लिखना है। आप चाहो बच्चों तो कुछ अपने मिला जुला करके भी लिख सकते हो, चाहो तो आप मिला जुला करके भी लिख सकते हो। बस यही लिखना है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो लिखना है बच्चों, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक बाधा था। वह बच्चों इटली के दो स्थान, एक जगह का नाम था वेनेसिया और दूसरा लोम्बार्डी पर अपना अधिकार जमाए हुए था, जिस, है ना, कुछ दिन के बाद इसका अधिकार समाप्त हो गया। उसी तरह से जर्मनी के भी कुछ हिस्से में उसने अपना अधिकार जमा रखा था, जो कि कुछ दिनों के बाद वहां से भी उसका खत्म हो गया। लिख दोगे ना? यस सर, मन से लिख देंगे सर। हाँ, नंबर मिल जाएगा बच्चों, पक्का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि मेजनी कौन था। भाई साहब, मेजनी के बारे में हम क्या बताएं? जो मेजनी के बारे में हमने आपको बताया बस उतना ही लिखना है। मेजनी कौन था? मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। क्या लिखना है बच्चों? कि मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा था। मसीहा था वह, है ना, वह क्या था बच्चों? मेजनी क्या था? एक योग्य सेनापति था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, साहित्यकार था और एक योग्य सेनापति था। ये लिखना है बच्चों, ठीक है ना? हमें क्या लिखना है कि मेजनी क्या था बच्चों? मेजनी क्या था? साहित्यकार था। मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और बच्चों एक योग्य सेनापति था। उन्होंने बच्चों उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए काफी प्रयास किए। उन्होंने यंग इटली और है ना यंग यूरोप नामक संस्था भी बनाया। उन्होंने बच्चों इटली के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों में जहां पर भी बच्चों राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी उसे प्रोत्साहित किया। उसे क्या किया? प्रोत्साहित किया। उसे प्रोत्साहित किया। कहते हैं बच्चों कि मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा साहित्यकार भी था। उसने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए 1831 में यंग इटली की स्थापना की, है ना। मेजनी का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। क्या लिख दोगे बताओ? क्या एग्जाम में लिख दोगे बच्चों? यस और नो? क्या मेजनी के बारे में आप इतना नहीं लिख सकते? यस और नो? 100% बच्चों नहीं लिखना है, कॉपी नहीं करना है। कभी भी कहीं पर भी कोई चीज लिखा है बच्चों उसका कॉपी नहीं करना है, उसका कॉपी कभी नहीं करना है बच्चों। 100% आपको अपने मन से लिखना है। मेजनी के बारे में जितना हम पढ़ाए हैं ना बस उतना आपको लिख देना है। बोलो हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? भाई साहब, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने क्या क्या था बता दो। आप पता है कि नहीं आपको कि जर्मनी के एकीकरण में एक ही व्यक्तित्व था, मेन बच्चों, नाम था बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने क्या किया था इसके बारे में लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो बोलता है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्त किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। रक्त एवं तलवार मतलब रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की, है ना। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया, है ना। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। जर्मन राष्ट्र का क्या हुआ? उदय हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि है ना सर बुक का कॉपी करने से लिखने से नंबर मिलता है, नहीं बच्चों, अपने मन से लिखना है। आपको अपने मन से जो भी लगता है इसके बारे में, आपको जो भी लगता है जर्मनी के लिए बिस्मार्क ने क्या किया वही आपको लिखना है, ठीक है ना। यस, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कहते हैं बच्चों गेरिबाल्डी के कार्यों को लिखें। गेरिबाल्डी ने क्या किया था बच्चों? गेरिबाल्डी ने क्या किया था बताओ? गेरिबाल्डी ने किसका एकीकरण किया था? गेरिबाल्डी ने इटली के लिए काम किया था या जर्मनी के लिए? बताओ, गेरिबाल्डी ने किसके लिए काम किया था?
सर गेरिबाल्डी ने इटली के लिए काम किया था, लिखना है वही चीज को। कहते हैं कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गेरिबाल्डी की तलवार ने, वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशक्त युवाओं की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाया, लाल कुर्ती कहलाया। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राजा पर भी आक्रमण करना चाहता था। कब बच्चों? 1861 में करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी, यही बात को लिखना है गेरिबाल्डी के लिए। गेरिबाल्डी के बारे में आएगा तो बच्चों यही लिखना है। कहते हैं सर आप कब कब लाइव आते हो, टाइम बता दीजिएगा, हम टाइम बता देंगे बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा गया कि इटली के एकीकरण में मेजनी की, है ना, मेजनी का क्या योगदान है? बच्चों इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेजनी था। इटली के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेजनी था, हम पहले ही बोल चुके हैं, यही था, है ना, मसीहा था। चलिए अगला लिखा गया बच्चों कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। 7 क्वेश्चन लिए गए हैं, ये 7वां क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी, बताओ। जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहली बाधा थी बच्चों कि जर्मनी बहुत भाग में टूटा था, बहुत भाग में, है ना। बताइए जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सा बाधा था, बताओ। नंबर 1 सर जर्मनी 300, पहला बाधा कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था, पहला बाधा कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था, पहला बाधा। दूसरा जर्मनी एक कैसे होगा जी, दूसरा बाधा यह था कि यह धार्मिक, है ना, जर्मनी बच्चों धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी बटा था। यह धर्म, है ना, यह धर्म कोमा संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर भी बटा था, क्षेत्र के आधार पर भी बटा था। नंबर 3 बच्चों इस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, इस पर ऑस्ट्रिया का भी प्रभाव था, किसका बच्चों? ऑस्ट्रिया। इस पर ऑस्ट्रिया का क्या था? प्रभाव था। और नंबर बच्चों 4, नंबर 4 क्या था? इसमें रहने वाले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कम थी। इसमें रहने वाले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कम थी, बच्चों। और ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो तुमको लगेगा कि सर हम कुछ नहीं जानते हैं। तो बच्चों कभी भी 100% रटने की कोशिश मत करना, कभी 100% रटना मत बच्चों, ठीक है ना, अपने मन से लिखना है। चलो देखो क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कहां चले गया रे पीडीएफ रे? हाँ तो आपको रटने की कोशिश नहीं करना है बच्चों, ठीक है। आ जाओ 7वां नंबर, ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो पहली बाधाएं बताओ बच्चों कि यह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी, अलग अलग था। अगला, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और बच्चों मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी। मेटरनिक की क्या थी? प्रतिक्रियावादी नीति थी। इसी के लिए जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। ये बच्चों उसकी बाधाएं हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लो बच्चों। ऐसे आप ज्यादा अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, वीवीआई हम और करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पहले कोर्स खत्म कीजिए, ठीक है। पहले कोर्स खत्म कीजिए, फिर हम आपको मोस्ट वीवीआई, एम वीवीआई करवाएंगे बच्चों। आप टेंशन मत लीजिए, आप वीवीआई के चक्कर में मत रहिए, अभी आराम से आप पहले कोर्स पढ़िए, फिर आपको हम वीवीआई कराएंगे। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, पहले आराम से एक बार कोर्स पहले खत्म कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों, पीडीएफ हम पेड क्लास में डाल देंगे, पीडीएफ इसका पेड क्लास में डाल देंगे। जो लोग जुड़े हैं सबको मिल जाएगा बच्चों। नंबर यही है 7700879453। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी आप लोग कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पर आप लोग को जोड़ लेंगे। फीस 251 रुपए 1 साल का है, एक ही बार आपसे हम फीस लेते हैं। बाकी प्यारे बच्चों सब लोग इस वीडियो को, है ना, सब लोग लाइक वगैरह कर देना। अब चलते हैं, कल इसका नया चैप्टर होगा बच्चों, कल हिस्ट्री का नया चैप्टर होगा, कल हिस्ट्री का नया चैप्टर। मैं फिर से कहता हूँ रोना मत, एक क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव, इससे एक आएगा, रोना मत बच्चों, ठीक है ना। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर होगा बच्चों कल, चैप्टर नंबर 2। दिन में 3 क्लासेस होती है, पता है आपको, दिन में 3 क्लासेस होती है। पहला क्लास बच्चों 9 बजे, 9 AM में क्लास होती है मैथ का, 9 AM में मैथ का। दूसरा बोलो 6:45 PM केमिस्ट्री। तीसरा क्लास बोलो
8:45 PM, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, नाम है इसका हिस्ट्री, ठीक है ना। तो डेली 3 क्लास बच्चों, बताओ एक कोचिंग संस्थान में भी अगर आप जाओगे पढ़ने के लिए तो 3 क्लासेस डेली आपको नहीं मिलती हैं। एक कोचिंग संस्थान में आपको 3 क्लास डेली नहीं मिलता है, लेकिन यूट्यूब पर बच्चों यहाँ डेली आपको 3 क्लास मिल रहा है। क्यों मिल रहा है बताओ? इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका क्लास खत्म हो जाए, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा है ना, इसलिए आपका हो रहा है बच्चों 3 क्लास, ताकि आपका क्लास खत्म हो जाए। क्लास आपका बच्चों, जो आपका जो सिलेबस है, हम सिलेबस खत्म कर दें टाइम पर। बच्चों देखो, जो बच्चा जितना जल्दी सिलेबस खत्म करेगा उसका एग्जाम में उतना अच्छा नंबर आएगा। जिसका सिलेबस जितना जल्दी खत्म होगा उसका उतना अच्छा नंबर आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जब तक देखो नंबर आता है रिवीजन से, रिवीजन से नंबर आता है, पढ़ने से सिर्फ नहीं आएगा। जब आप रिवीजन करोगे ना तब आपका नंबर आएगा। जब एक बार पढ़ के आप फिर दोबारा पढ़ते हो 3 बार ना, फिर से 3 बार 4 बार पढ़ते हो, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो एक बार सिलेबस पहले खत्म कर लो जल्दी से, और हम कोशिश करेंगे बच्चों बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से आपको नवंबर तक में हम सब खत्म कर देंगे, हर चीज खत्म कर देंगे। नवंबर तक में आपका पूरा सिलेबस खत्म। दिसंबर जनवरी फरवरी आप पढ़ते रहो, खाली रिवीजन चलेगा, खाली रिवीजन। एक चीज के पीछे 10-10 चीज बताते जाएंगे। आज इस वीडियो के नीचे जाओ, नीचे कमेंट करना आज का क्लास कैसा लगा। सब लोग, जो लोग नोट्स में नहीं जुड़े हैं, नंबर हम दे दिए हैं, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप से जुड़ जाना, नोट्स हम आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जो PDF बचा है वो सब भी बहुत जल्दी दे देंगे बच्चों, बहुत टाइम, मतलब बहुत काम होता है हमको, ठीक है। सब लोग नीचे कमेंट कीजिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। लव यू बच्चों, बाय।